प्यारे बच्चों, क्लास 12th साइकोलॉजी मनोविज्ञान का हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देख रहे थे। सेट 1 कंप्लीट हो चुका है। ये सेट 2 का वीडियो है, आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, अभिवृत्ति क्या है? तो अभिवृत्ति से तात्पर्य कौशलों का अधिग्रहण करने की अंतःशक्ति से होता है। मतलब यदि आपको कोई प्रशिक्षण दिया जा रहा है और आप उसको ग्रहण कर रहे हैं तो वही अभिवृत्ति कहलाता है। प्रशिक्षण तथा पर्याप्त वातावरण मिलने पर इस तरह की अंतःशक्ति प्रायः मजबूत होकर व्यक्ति को उच्च सफलता दिलाती है। मतलब अगर सही उसको प्रशिक्षण मिला, सही वातावरण मिला तो अपने आप उसके अंदर एक कौशल का विकास होगा जो अभिवृत्ति कहलाएगा और उसको व्यक्ति को सफलता दिलाएगी। दूसरा है व्यक्तिगत स्व आत्मन क्या है? तो व्यक्तिगत स्व एक ऐसी उन्मुखता होती है जिसमें व्यक्ति मूलतः अपने बारे में सोचता है। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तथा व्यक्तिगत उपलब्धि आदि पर अधिक बल डाला जाता है। मतलब जहाँ अहम आ जाता है, अपने बारे में सोचना कि हम बहुत अच्छा करते हैं, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, इस तरह की जो बातें होती है वे व्यक्तिगत आत्मन कहलाता है। प्रतिबल क्या है? तो किसी उद्दीपक उद्दीपक घटना के प्रति व्यक्ति द्वारा की गई ऐसी मनोवैज्ञानिक और दैहिक अनुक्रिया को प्रतिबल कहा जाता है जो व्यक्ति के संतुलन को क्षुब्ध करता है तथा व्यक्ति की समायोजी क्षमता से बाहर होता है। मतलब जब उस पर आघात किसी तरह का होता है जो तब वो प्रतिबल कहलाता है। जो उसको संतुलित नहीं कर पाता अपना शरीर को, वो आपका प्रतिबल कहलाता है। दुर्भीति क्या है? तो अतार्किक डर को दुर्भीति कहा जाता है। इसमें व्यक्ति ऐसी वस्तु परिस्थिति से डरता है जो सचमुच में कोई हानि व्यक्ति को समानता नहीं पहुंचाता है, परंतु फिर भी डर कर व्यक्ति अपने समायोजन को प्रभावित कर लेता है। मतलब कहीं जा रहे हैं, लगा कोई आहट सुनाई दिया, आपको लगा वहाँ भूत हो सकता है, तो एक तरह का अंदर से डर आ जाता है और जो काम के लिए आप जा रहे हैं उल्टे पाँव वहाँ से भाग जाते हैं, उस काम को नहीं कर पाते हैं, वो दुर्भीति कहलाता है। गुणारोपण क्या है? तो गुणारोपण एक ऐसा सामाजिक व्यवहार है जिसमें प्रत्यक्षणकर्ता लक्ष्य व्यक्ति के व्यवहारों का अवलोकन करके उसके कारणों का पता लगाता है। मतलब कि कोई जैसे डॉक्टर है, वो किसी व्यक्ति का जो उसका गुण होता है उसका अवलोकन करके उस व्यक्ति के बारे में जानने का प्रयास करता है, वही गुणारोपण कहलाता है। मानक को परिभाषित करें। मानक समूह सदस्यों द्वारा स्थापित एक सहमति प्राप्त व्यवहार एवं विश्वास का एक प्रत्याशित नियम होता है जिसके अनुसार सभी सदस्य व्यवहार करने को बाध्य होते हैं। मतलब एक तरह का संगठन है और सबको एक तरह का काम करना है, वही आपका मानक कहलाता है। हिंसा क्या है? तो किसी दूसरे के प्रति जबरदस्ती किया गया ध्वंसात्मक व्यवहार को हिंसा की संज्ञा दी जाती है। मतलब जबरदस्ती, मतलब उसको मारपीट कर लिया, उसका इच्छा नहीं है खेलने को, उसके साथ मारपीट कर लिए या फिर उसका पैर तोड़ दिए, उसको जान से मार दिए या फिर उसका बलात्कार हो गया, ये सभी घटनाएं हिंसा के अंतर्गत आती हैं। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण तथा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में अंतर स्पष्ट करें। तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, जो परीक्षण भाषा अथवा शब्दों द्वारा व्यक्त किए जाते हैं उन्हें शाब्दिक परीक्षण कहा जाता है। इन परीक्षणों में परीक्षक परीक्षार्थी से अनेक प्रश्न पूछता है जिनका उत्तर शब्दों के माध्यम से दिया जाता है, अतः इसको वाचिक परीक्षण भी कहा जाता है। मतलब शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो है वो एक तरह का इंटरव्यू है कि क्वेश्चन पूछेंगे और उसका केवल जवाब बोल के ही देना है, वो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहला जाएगा। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, तो इन परीक्षणों में भाषा के प्रयोग के स्थान पर क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, अतः इसे क्रियात्मक परीक्षण भी कहते हैं। इसमें प्रयोज्य के सामने कुछ विशेष वस्तुएं प्रस्तुत की जाती है। इन प्रयोज्यों से कुछ इधर उधर घुमाकर दी गई समस्या से समाधान के आधार पर प्रश्न करके प्रयोज्यों की भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाओं द्वारा इन परीक्षणों से बुद्धि स्तर का मापन किया जाता है। ऐसे परीक्षण उन व्यक्तियों के बुद्धि के स्तर को मापने के लिए किए जाते हैं जो भाषा का प्रयोग करने में असमर्थ हो। जैसे एक कमरा में अगर हम एक
से केला लटका दिया और बॉक्स वहाँ इधर उधर छींट दिए, तो वहाँ पर एक बंदर को छोड़ दें तो वो बंदर किस तरह उस केला को बॉक्स को जोड़ जोड़ के अगर प्राप्त करेगा, तो उस तरह का जो परीक्षण होता है वो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है। वहाँ पर बंदर की बुद्धि का परीक्षण किया जाता है जो भाषा से अनभिज्ञ है। अगला है व्यक्तित्व के प्रकार, उपागम के सारे तत्व का वर्णन करें। इस उपागम के अनुसार व्यक्तित्व के कई प्रकार हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व तथा बहिर्मुखी व्यक्तित्व का उल्लेख युग ने किया है। इसी प्रकार केस्मर ने पिकनिक, आस्थेनिक तथा एथलेटिक 3 प्रकारों का उल्लेख किया है। सेडलर ने व्यक्तित्व के 3 प्रकारों तथा इडोमैरफी, मेसोमैरफी तथा एक्टोमैरफी का उल्लेख किया है। केस्मर तथा सेडलर के उपागम में काफ़ी समानता है, जबकि युंग के उपागम में अधिक अपरिवर्तनता। मतलब यहाँ व्यक्तित्व के प्रकार बताया गया है विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा। अगला क्वेश्चन है यूस्ट्रेस तथा डिस्ट्रेस में अंतर स्पष्ट करें। तो यूस्ट्रेस एक सकारात्मक तनाव है, जबकि डिस्ट्रेस एक नकारात्मक तनाव है। यूस्ट्रेस स्ट्रेस की सकारात्मक अभिव्यक्ति है जो स्वस्थ है और यह ऊर्जा को केंद्रित करती है, यह हमारे प्रदर्शन को उन्नत करती है। जबकि डिस्ट्रेस उस तरह का स्ट्रेस है जो नकारात्मक प्रवृत्तियों को उत्पन्न करती है। डिस्ट्रेस चिंताओं को जन्म देता है, यह लंबे समय तक या कम समय तक रह सकता है। इससे मानसिक या शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। मतलब व्यक्ति किसी चीज़ को सोच सोच के बहुत परेशान हो रहा है, उससे उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। इस तरह जो उस पर वो चिंता जो है वो डिस्ट्रेस कहलाएगा, जो एक नकारात्मक क्षमता है। और सकारात्मक हो गया कि हमको परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन पास करना है। इसके लिए अगर आप परेशान हो रहे हैं कि कैसे पास करना है, उसके लिए क्या क्या कदम उठाना चाहिए, ये सब सोच के परेशान हो रहे हैं, तो वह यूस्ट्रेस कहलाएगा। असमानता का मनोगतिकी मॉडल क्या है? तो व्यवहार सामान्य हो अथवा असमान, व्यक्ति आंतरिक मनोविचारों एवं शक्तियों से प्रेरित होता है, जिसके प्रति वह स्वयं चेतन रूप से अनभिज्ञ रहता है। मनोगति मॉडल में सर्वप्रथम फ्राइड ने कहा है कि 3 केंद्रीय शक्तियों के द्वारा व्यक्तित्व की संरचना निर्धारित होती है। मूल प्रवृत्तिक आवश्यकताएं, अंतर्निर्दी तथा आवेग, जिसको इदम या ईद कहते हैं, तार्किक चिंता अहम तथा नैतिक मानव मतलब पराहम। इस प्रकार फ्राइड ने कहा है कि असामान्य व्यवहार अचेतन स्तर पर होने वाले मानसिक द्वंद्वों की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है, जिसका संबंध समानता प्रारंभिक बाल्यावस्था या शैशवावस्था से प्रारंभ होता है। मतलब जो अपने शरीर के अंदर अहम की वो भावना होती है, आवेग जो उत्पन्न होता है, उसी की व्याख्या यहाँ की गई है। मनोग्रसित तथा मनोबाध्यता में अंतर करें। तो एल्कोहल के मनोवैज्ञानिक कार्यों एवं स्वास्थ्य पर बुरे प्रभाव निम्नलिखित है। एल्कोहल, सभी एल्कोहल पेय पदार्थों में इथाइल अल्कोहल होता है। बच्चों ये आंसर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 13 नंबर को देखते हैं। ये क्वेश्चन कुछ और है और आंसर कुछ और दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर आपको एल्कोहल के जो शराब जो है हमारे शरीर पर कैसे प्रभाव डालता है उसके बारे में लिखा गया है, जबकि ये क्वेश्चन है कि मनोग्रसित तथा मनोबाध्यता में अंतर स्पष्ट करें। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा और ये अल्कोहल के बारे में लिखा हुआ है, इसलिए इसको हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक कार्यों एवं स्वास्थ्य पर अल्कोहलों के बुरे प्रभावों का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन है आपका, व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक कार्यों और स्वास्थ्य पर अल्कोहल के बुरे प्रभाव का वर्णन करें। इसका आंसर ये वाला है यहाँ से कि अल्कोहल के मनोवैज्ञानिक कार्यों एवं स्वास्थ्य पर बुरे प्रभाव निम्नलिखित है। सभी अल्कोहल पेय पदार्थों में इथाइल अल्कोहल होता है। यह द्रव्य रक्त में अवशोषित होकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक जाता है, जहाँ यह क्रियाशीलता को भेद करता है।
एथाइल अल्कोहल मस्तिष्क के उन हिस्से को सुस्त करता है जो निर्णय और अवरोध को नियंत्रित करते हैं। लोग ज़्यादा बातूनी और मैत्रीपूर्ण हो जाते हैं, वे अधिक आत्मविश्वास तथा खुशी का अनुभव करते हैं। जैसे जैसे अल्कोहल अवशोषित होता है, वह मस्तिष्क के अन्य हिस्सा को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए शराब पीने वाले व्यक्ति ठीक से निर्णय नहीं कर पाते, बोली कम स्पष्ट और कम सावधानी वाली हो जाती है, स्मृति असमान होने लगती है। बहुत लोग संवेदनात्मक या भावुक, उग्र और आक्रामक हो जाते हैं। तो ये है व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक कार्यों और स्वास्थ्य पर अल्कोहल के बुरे प्रभाव का वर्णन का आंसर। अगला है सामान्य कौशल तथा विशिष्ट कौशल में अंतर करें। तो समान कौशल की आवश्यकता सभी मनोवैज्ञानिकों को होती है। सामान्य कौशल सामान्य स्वरूप के होते हैं। व्यावसायिक, नैदानिक, स्वास्थ्य, औद्योगिक संगठन, सामाजिक, पर्यावरणीय तथा आदि मनोविज्ञान से संबंधित मनोवैज्ञानिकों के लिए समान कौशल अति आवश्यक है। समान कौशल में बौद्धिक तथा व्यक्तिगत कौशल दोनों ही आते हैं। यह माना जाता है कि किसी भी प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण ऐसे विद्यार्थियों को नहीं देना चाहिए जिसमें इन कौशलों का अभाव हो। विद्यार्थी का किसी विशिष्ट क्षेत्र में प्रशिक्षण देकर इन कौशलों का विकास किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक सेवाओं की दशा में विशिष्ट कौशल एक मूल कौशल है। मुख्यतः विशिष्ट कौशल की आवश्यकता विशिष्ट व्यावसायिक कार्यों को करने में होती है। उदाहरण के लिए नैदानिक परिस्थितियों में काम करने वाले मनोवैज्ञानिकों को चिकित्सा परक तकनीकों में मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन एवं परामर्श में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू है बच्चों, तो इसको आप लोग देख लीजिए, बहुत बड़ा बड़ा आंसर है। विभिन्न प्रकार के मनोचिकित्सक का वर्णन करें। तो विभिन्न प्रकार के मनोचिकित्सक इस प्रकार है। पहला है मनोगतिक चिकित्सक। तो मनोगतिक चिकित्सक मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसका प्रतिपादन सिगमंड फ्राइड द्वारा किया गया। बाद में उनके सहयोगी कार्ल युंग ने इसमें संशोधन किया। अंत में 9 फ्राइडवादियों ने इस मनोगतिक चिकित्सक में बदलाव लाकर इसे स्थापित किया। इस पद्धति में मानसिक विकृति का कारण अचेतन मन में दमित अतृप्त इच्छाएं या विचार है, जिसकी उत्पत्ति बाल्यकालीन अनुभवों से होती है। फ्राइड के अनुसार यदि अचेतन मन में दमित इच्छाओं या विचारों के बारे में सूझ प्राप्त हो जाए तो रोगी मानसिक द्वंद्व से मुक्त हो सकता है। मतलब जो कोई दिमाग रूप से पागल हो गया है तो उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, वही फ्राइड ने बताया है कि कोई भी इच्छा यदि बाल अवस्था में उसका दब गया है, नहीं पूरा हुआ है, तो उसी को सोच सोच के बहुत सारे आदमी क्या होते हैं, दिमाग से अपसेट हो जाते हैं, कोई कोई पागल हो जाता है। तो उसको हम लोग कैसे दूर करेंगे, इसी के बारे में बताया गया। दूसरा है व्यवहार चिकित्सा। तो व्यवहार चिकित्सा का प्रतिपादन वाटसन से माना जाता है। इसमें व्यवहार विकृतियों को शिक्षण के नियमों, विशेषकर प्राचीन अनुबंधन और क्रिया प्रसूत अनुबंध विधियों से दूर किया जाता है। रोगियों द्वारा पूर्व में सीखी कुसमायोजित व्यवहार एवं क्रिया को संशोधित एवं परिमार्जित कर भुलाया जा सकता है। इस विधि की ऐसी मान्यता है। मतलब कोई भी दुख है जिसके कारण आप अपसेट हैं, तो उसको भुलाकर हम लोग ठीक रोगी को कर सकते हैं। ये हुआ व्यवहार चिकित्सा। अस्तित्व परक चिकित्सा। तो अस्तित्व परक चिकित्सा में ऐसी मान्यता है कि मानव समस्याएं उसके अस्तित्व से जुड़ी होती। चिकित्सा का मुख्य काम रोगी में जागरूकता बढ़ाना होता है तथा रोगी स्वयं उत्तरदायी अपने रोग निवारण का होता है। चिकित्सक अपने मार्गदर्शन से रोगी को निर्देशित करता है तथा रोगी अपने समस्या समाधान एवं अनुभवों को समझने लगता है और स्वस्थ होने लगता है। 16 है समूह को परिभाषित करे। समूह का निर्माण किस तरह होता है। तो समूह का तात्पर्य 2 या अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का संग्रह से है। इस अर्थ में 2 या अधिक बिंदुओं अथवा पुस्तकों के संग्रह को भी समूह कहेंगे। जैसे व्यक्ति का समूह हो गया, किताब का समूह हो गया, फल का समूह हो गया, इस तरह समूह निर्माण कर सकते हैं। परंतु सामाजिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समूह के लिए 2 आवश्यक शर्त है। पहली शर्त यह है कि वह 2 या अधिक व्यक्तियों या प्राणियों का संग्रह हो, और दूसरी शर्त यह है कि उन व्यक्तियों के बीच कार्यात्मक संबंध हो। मतलब यहाँ पर जो समूह के बात बोला गया है वो व्यक्तिगत या प्राणी जिसमें जान हो उसके समूह के बारे में बोला गया है, और जो समूह रहेगा उसमें आपस में एक तरह का क्रियात्मक संबंध होना चाहिए। समूह निर्माण में निम्नलिखित कारक सहायक होते हैं। पहला है आपका समीपता।
तो प्रायः एक ही क्षेत्र में आवासीय लोग एक अपना समूह बना लेते हैं, जैसे शिक्षकों का समूह, तो डॉक्टर का समूह। उनकी पृष्ठभूमि में समान होती है, जिसके कारण वे एक दूसरे के समीप या निकट आ जाते हैं। पृष्ठभूमि मतलब काम करने का जो है वो, जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर का अपना समूह है, उन लोग का काम आपस में बराबर होता है। शिक्षक का समूह हो गया, वकील का समूह होगा। बार बार मिलने के कारण आपस में विश्वास, अभिवृत्ति, मूल्य, रुचि आदि को जानने का अवसर एक दूसरे को मिलता है। इन बातों की समानता होती है तो वे अपना एक समूह निर्माण कर लेते हैं। दूसरा है सामान्य लक्ष्य। जब लोगों के उद्देश्य एवं लक्ष्य में समानता होती है तो वे अपना समूह का निर्माण कर लेते हैं। प्रत्येक समूह का एक अपना लक्ष्य होता है, जिसकी प्राप्ति के लिए उसके सदस्य निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं और परस्पर अंतःक्रिया एवं प्रयास से यथाशीघ्र लक्ष्य को प्राप्ति करते हैं। समानता। जब लोगों की मनोवृत्ति, मूल्य, विश्वास एवं अभिरुचि में अधिक समानता होती है तो वे एक दूसरे के काफ़ी निकट हो जाते हैं और उनका अपना एक समूह आपसी समानता के कारण निर्मित हो जाता है। संशक्ति। तो समूह के सदस्यों के बीच अहम या हम की भावना होती है, जिसकी रक्षा हेतु वे एक दूसरे से काफ़ी जुड़े रहते हैं। उनमें परस्पर एकता की भावना एवं आकर्षण बना रहता है। समूह में जितनी अधिक सशक्तता होगी उतने ही समूह के सदस्य आपस में जुड़े रहते हैं और समूह निर्माण को शक्ति प्रदान होती है। फिर है व्यक्ति का समूह में स्थान। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने समूह में एक भूमिका, एक पद या स्थान निश्चित होता है। वे इसी के अनुसार कार्य करते हैं तथा एक दूसरे से प्रभावित रहते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का सामूहिक संबंध बना रहता है और समूह निर्माण में सहायता मिलती है। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक महाविपदा के प्रभाव का वर्णन करें, उनके विध्वंसकारी प्रभाव को कम करने के तरीकों का वर्णन करें। तो बच्चों इसको आप लोग देख सकते हैं, प्राकृतिक विपदा से संबंधित है। हम धीरे धीरे इसको बढ़ा दे रहे हैं। टोटल इसमें 20 क्वेश्चन है बच्चों, 25 ऑब्जेक्टिव और 20 सब्जेक्टिव रहता है, बाकी प्रैक्टिकल होता है इसमें एग्जाम। तो पहला इसका पॉइंट है आपका चेतावनी, दूसरा है सुरक्षात्मक उपाय, तीसरा है मनोवैज्ञानिक विकारों का उपचार, 18 है गरीबी के उन्मूलन के लिए एक योजना बनाए। तो सरकार द्वारा अन्नोदय या योजना है, इसी तरह जो योजना बनाया आप देख सकते हैं। इसका आंसर देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिए। ये सभी परीक्षा उपयोगी है बच्चों। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर थोड़ा सा समझा के बताइए, तो मैंने समझाने का प्रयास किया है अपनी तरह से। अब आपको कितना समझ में आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक छोटा सा प्रयास था कि हम आपको अच्छा से समझा सकें। अब हम इस पर खरा उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं ये तो आप ही बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रायड ने किस तरह से व्यक्तित्व विकास की व्याख्या की है। तो यहाँ पर मौखिक अवस्था का वर्णन किया गया है। फिर है गुदा अवस्था। तो इस अवस्था में काम वृत्ति गुदा में चली जाती है। तो ये सब देखिए थोड़ा सा और टाइप से लिखा हुआ है, इसलिए इसको आप लोग देख लीजिए बच्चों। यौन प्रधान अवस्था, इस अवस्था में काम वृत्ति लड़के के शीशन तथा तो इसको आप लोग देख लीजिए। फिर अव्यक्त अवस्था, पांचवा है जननांगीय अवस्था। लास्ट क्वेश्चन आपका बुद्धि लब्धि क्या है, इस सॉरी ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है। बुद्धि लब्धि क्या है, इसे कैसे निर्धारित किया जाता है, क्या बुद्धि लब्धि स्थिर होती है। तो अस्टर्न ने इसको दिया था 1912 ईस्वी में बुद्धि लब्धि, और इसके लिए फॉर्मूला भी दिया है। इसको आप लोग देख सकते हैं, लिख लीजिए इसको बढ़िया से। बुद्धि लब्धि का कैसे निर्धारण होता है। यहाँ पर जो मिटा हुआ है वहाँ पर जैसे है मानसिक आयु तथा तैथिक आयु से भाग देकर, ठीक है। तैथिक आयु यहाँ लिखा हुआ है, उस तरह आप इसको कर लीजिए। बुद्धि लब्धि की स्थिरता के बारे में बताया गया बच्चों। ये मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ना, लंबा है, इसीलिए थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी पार कर दे रहे हैं। और लास्ट, अच्छा यही लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।